Good morning, everyone, and welcome to the class. We are now in RT3 paper 6. You have done your paper 5, and now you are preparing for paper 6. And for this paper 6, there is a single chapter, and the chapter is Era of One Party Dominance. But here you must remember that this chapter now is no more an independent chapter. Now this chapter has been merged with your fifth chapter. The original chapter is the restoration of Congress system, जो कि आपका फिफ्थ चैप्टर है. उस चैप्टर के साथ ही चैप्टर फर्स्ट वाला मर्ज हो गया है, बट इसका कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है. यू आर सपोज टू रीड ईच एंड एवरी पार्ट. हाँ, कुछ पार्ट्स डिलीटेड हैं, लाइक जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे भारतीय जनसंघ है, स्वतंत्र पार्टी हैं, देन स्वराज पार्टी है. इन सब के में से वो नहीं पढ़ना है. पार्टीज़ के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं आपकी बुक में, वो छोड़ के, है ना, बाकी सारी चीज़ें इस चैप्टर के जैसे हैं वैसे ही पढ़ने हैं. सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो समय के थे, जिनके बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है बुक में, चैप्टर में, वो नहीं पढ़ना है. बाकी सारी चीज़ें आपकी वैसे ही पढ़नी है. तो ये पूरा चैप्टर जो है, ओनली दिस सेकेंड चैप्टर जो कि ओरिजिनल बुक में आपके है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, बस ये हमारा पेपर 6 का सिलेबस है. ठीक है, अब इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम हैं उसको देखेंगे, जो कि आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आए नहीं हैं बट स्टिल दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर कोई बन रहा है तो उसको हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उसमें देखेंगे, लाइक इसमें एक 1 मार्क क्वेश्चन है. इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा हेल्ड. इसको लेकर के किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. द क्वेश्चन इज इन विच ईयर was the first general election to Lok Sabha held. है ना. तो ये जो इलेक्शंस स्टार्ट होते हैं 1951 में और कंप्लीशन में वो 52 चला जाता है. तो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो 1952 ही माना जाता है. ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है. फर्स्ट जनरल इलेक्शन का ईयर 1952 है. एंड इसके साथ ही साथ एक बार ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें कौन सी पार्टी विनर रही या फिर सेकंड पोजीशन पे कौन सी पार्टी रही. तो ये जो फर्स्ट हमारा जनरल इलेक्शन है, इसका रिजल्ट हमको देखना है, जिसमें कि हम देखेंगे कि कांग्रेस जो है उसको इस इलेक्शन में 364 सीट्स मिले थे और सीपीआई जो है वो सेकंड पोजीशन पे थी. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? कांग्रेस. एंड हाउ मेनी सीट्स कांग्रेस वॉन? 364. और दूसरे पोजीशन पे जो है वो कौन है? वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई. ठीक है, और सीपीआई को कितने सीट्स मिले थे? 16 सीट्स. तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल अपने मेमोरी में रखनी होगी. इसमें किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए. ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत सारी पार्ट्स जो है वो, जैसे हमने कहा कि पार्टी से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं वो डिलीट हो गई हैं. फिर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस लाइक केरल का जो एक्सप्लेन किया हुआ है ना, कि केरल में किस तरह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है, फिर उसको आर्टिकल 356 पहली बार मिसयूज करके
उसको गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है, वो चीज़ें अब नहीं पढ़नी है। बट हाँ ये है, ये अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अभी भी फॉर्म करता है। इसमें पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया है दिल्ली 2004, ठीक है, 2014, ठीक है, ये दिल्ली 2014 में आया है, और ऑल इंडिया 2012, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ही वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे कि so the question is, when and where was the first non-Congress state government formed after India's independence? When and where? नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुआ पहला, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वेयर में हमारा आंसर क्या होगा? केरल। और व्हेन होगा 1957, जो कि सेकेंड जनरल इलेक्शन था। उस समय तो स्टेट इलेक्शन और जनरल इलेक्शन दोनों साथ साथ होते थे, साइमल्टेनियसली होते थे। तो जो 1957 का इलेक्शन है उसमें ही ये हुआ था। एंड द क्वेश्चन इज, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन, इन विच स्टेट, नो, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है, आई एम डिस्कसिंग इट। पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख ले रहे हैं, व्हेन एंड वेयर वाज the first non-Congress state government formed after India's independence. ये भी 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आया था दिल्ली 2011, ऑल इंडिया 2009 एंड ऑल इंडिया 2008। दिल्ली 2011, ऑल इंडिया 2009 एंड 2008। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लाइक अगर हम देखें तो ऑल इंडिया 2009 में जो यही सेम क्वेश्चन है, बट पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। इन विच स्टेट डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फेस डिफीट इन मार्च 1957 असेंबली इलेक्शन? 1957 के असेंबली इलेक्शन में किस स्टेट में कांग्रेस ने डिफीट फेस किया था? द सेम क्वेश्चन इज देयर, है ना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2008 में आया ऑल इंडिया में, वो कह रहे हैं, वेयर एंड व्हेन डिड द कम्युनिस्ट पार्टी केम टू पावर इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अगर इसको थोड़ा सा समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमने सब चीज़ों को समझाया हुआ है जब क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हेन एंड वेयर एंड व्हेन डिड द कम्युनिस्ट पार्टी कम टू पावर इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन? जहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, जहाँ भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो अनडेमोक्रेटिक वे में ही फॉर्म हुई है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहीं भी नहीं है दुनिया के किसी भी जगह पे, क्योंकि कम्युनिज्म के साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर कम्युनिज्म का है वो क्या है कि सिंगल पार्टी सिस्टम। एंड व्हेन देयर इज सिंगल पार्टी सिस्टम देयर विल बी नो डेमोक्रेसी। तो अनडेमोक्रेटिक हो जाता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ऑलवेज अनडेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर इंडिया में जो हुआ वो पहली बार हुआ, पूरी दुनिया में ये पहली बार हुआ कि डेमोक्रेटिक वे में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, दैट इज इन केरला, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस तो हैं, ऑलमोस्ट सबका जो एसेंस है, एसेंस इज सेम। सो यू विल हैव टू
अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ? व्हेन, व्हेन एंड वेयर। व्हेन का आंसर है 1957 का असेंबली इलेक्शन, है ना, 1957 असेंबली इलेक्शन। और वेयर का आंसर होगा केरला। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि और कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से निकल रहे हैं। देयर इज अनदर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी डोमिनेंस। दिस क्वेश्चन केम इन द ईयर 2011 ऑल इंडिया। हालांकि बहुत दिन हो गए 2011 में आया, उसके बाद रिपीट नहीं हुआ, बट ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यू मस्ट नो द आंसर, you must have the capacity to write the answer in a proper way, because ये हॉट्स है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाली क्वेश्चन है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो इनको लिखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस समय आपका राइटिंग स्किल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपका थॉट प्रोसेस जो है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे। So the question is differentiate between one party system and one party dominance. This question was asked in All India 2011. 1 mark question is this. ठीक है, तो इसमें यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी डोमिनेंस। व्हाट वाज देयर इन चाइना, व्हाट इज देयर इन चाइना? इन चाइना स्टिल देयर इज सिंगल पार्टी सिस्टम, एंड इन यूएसएसआर व्हिच वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट बुक, जो हमने कोल्ड वॉर को डिस्कस किया, देन यूएस ये सोवियत सिस्टम को डिस्कस किया सेकेंड चैप्टर में। उन सब में क्या हमने देखा? यही है कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है दैट इज सिंगल पार्टी सिस्टम। तो सिंगल पार्टी सिस्टम का मतलब ये होता है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं अलाउ करता है मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्टेंस को। देयर कैन नॉट बी मोर देन वन पार्टी पॉलिटिकल पार्टी इन द पॉलिटिकल सिस्टम। ओनली वन पार्टी कैन बी देयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात के लिए अलाउ नहीं करता है कि वहां पर मोर देन वन पार्टी हो सकती है, वहां पर एक ही पार्टी सिंगल पार्टी होनी चाहिए, है ना। तो इसी को हम लोग सिंगल पार्टी सिस्टम कहते हैं। चाइना और यूएसएसआर ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जहां पर कि सिंगल पार्टी सिस्टम को ही अडॉप्ट किया गया था। अब दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं वो है वन पार्टी डोमिनेंस। वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब ये है कि इट्स नॉट कि वन पार्टी सिस्टम इज देयर, multi bi-party or multi-party system may be there, but what we find that there is dominance of only one party. ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं वन पार्टी डोमिनेंस, जो कि इंडिया में था। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम था, डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस होते थे, रेगुलर इंटरवल्स पे होते थे, एवरीथिंग वाज कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। लेकिन उसके बावजूद भी जो इलेक्शन का रिजल्ट आता था उसको देख के यही समझ में आता था कि उसमें केवल कांग्रेस जो थी वही सबसे प्रोमिनेंट थी। तो ये क्यों था? ये इसलिए, इसी को हम लोग कहते हैं वन पार्टी डोमिनेंस। मतलब पार्टी है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन जो डोमिनेंस है वो एक ही पार्टी का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर में हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्क्राइब व्हाट डू वी मीन बाय वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम मतलब देयर कैन नॉट बी मोर देन वन पार्टी अकॉर्डिंग टू द constitution, and then we will discuss what is one party dominance.
So what is one party dominance? Multi-party system is there. है ना? Multi-party system is there, but there is dominance of only one party. One party is always winning the majority of the seats in the parliament. ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे वन पार्टी डोमिनेंस. ठीक है, ये आपका एक important question है. And now we will see there is another question. The question is, how did the dominance of Congress party in the first 3 general elections help in establishing a democratic setup in India? कैसे कांग्रेस की डोमिनेंस की देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, है ना. क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाली क्वेश्चन है. तो पहले इस क्वेश्चन को जब लिखेंगे हम, तब फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है. ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, योर फर्स्ट फंक्शन इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि उसमें क्या बताया, क्या पूछा जा रहा है ना. व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हेन यू आर एबल to interpret the question, then only you will be able to answer the question. So first you should interpret the question. Okay, the question is, how did the dominance of Congress party in first 3 general elections help in establishing a democratic setup in India. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन है, और ये दिल्ली 2015 में आया है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है कि कांग्रेस के डोमिनेंस के कारण हम क्या देखते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेटिक सेटअप स्टैब्लिश हो पाया. ठीक है, द क्वेश्चन इज नॉट कि क्यों कांग्रेस का डोमिनेंस था फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में, है ना. हम लोगों ने अभी तक जितनी बार भी मतलब डिस्कस किया, इसलिए इसको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल कहा जा रहा है, कि जो बुक में सीधा सीधी क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि कांग्रेस के डोमिनेंस का क्या रीजन था, या उसका नेचर कैसा था. व्हाट वाज द नेचर ऑफ द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, और what were the reasons responsible for the dominance of Congress in the first 3 general elections. But now the question is कि how did the dominance of Congress party actually helped in establishing a democratic setup. ये 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. dominance of Congress, this dominance of Congress helped in establishing a democratic setup. How? ठीक है, कैसे इसने डेमोक्रेटिक सेटअप को स्टैब्लिश किया. तो कांग्रेस का डोमिनेंस ये नहीं क्वेश्चन है, जस्ट अंडरस्टैंड कि कांग्रेस के डोमिनेंस होने के बावजूद भी वो डेमोक्रेसी था. जैसे जो हमने नेचर में पढ़ा था कि कांग्रेस का डोमिनेंस है इंडिया में. 3 जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट को अगर हम देखते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि कांग्रेस इज द dominant political party at that time. Congress was the dominant political party at that time. लेकिन फिर भी वहां पे डेमोक्रेसी थी, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शंस हो रहे थे, मल्टी पार्टी सिस्टम था, अपोजिशन पार्टी था, तो एवरीथिंग वाज देयर. क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि कांग्रेस के डोमिनेंस ने कैसे डेमोक्रेसी को सेटअप किया.
तो इसमें हम लोग को ये बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी का जो नेचर था, the nature of the Congress party, not the nature of the dominance, but the nature of the Congress party. What was the nature of the Congress party? As you have studied, the nature of the Congress party was it was a coalition. It was a coalition of social groups. It was a coalition of different ideologies, and because of this nature of Congress, what happened that when there was dominance of Congress, actually it was not a dominance of a particular group or particular class or particular section of the society, as it was a coalition of different groups, coalition of different ideologies. तो इट वॉज नॉट समथिंग कि अगर कांग्रेस का डोमिनेंस हो रहा है तो इसका मतलब तो भाई एक पर्टिकुलर क्लास है उन्हीं का डोमिनेंस हो गया, या एक पर्टिकुलर सेक्शन है सोसाइटी का उनका ही डोमिनेंस हो गया, या एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है उनका ही डोमिनेंस हो गया। ऐसी कोई भी बात नहीं थी। कांग्रेस के डोमिनेंस का मतलब ये हो रहा था कि हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था। एवरीवन वाज गेटिंग रिप्रेजेंटेशन, everyone was represented in the government, and that is democracy. Every ideology, be it centrist be it rightist ideology or leftist ideology or centrist ideology, everything was there in the ideology of the Congress. अगर कोई सोशलिज्म के विचारधारा को रखता है तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन था कांग्रेस में। कोई कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को अगर अपहोल्ड करता है तो दैट वाज आल्सो देयर इन द कांग्रेस। तो ये है कांग्रेस का पार्टी का नेचर, और इस कांग्रेस पार्टी के नेचर के कारण अगर कांग्रेस का डोमिनेंस हो रहा था तो उसने डेमोक्रेसी को हैम्पर नहीं किया, बल्कि उसने डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर यही होगा कि जो कांग्रेस पार्टी का नेचर था वो बताना है आपको। ठीक है, नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी। एंड व्हाट वाज द नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी? coalition of social groups and आइडियोलॉजीज, है ना। सोशल ग्रुप और आइडियोलॉजी का ये कोalition था। और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि एक और इसमें पॉइंट ऐड किया जा सकता है। ऐसे तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको अगर हम एलाबोरेट करेंगे तो उसी में हमारा 2 मार्क्स का काम हो जाएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। तो नेचर में हम लोग एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो टॉलरेंस और फैक्शन मैनेजमेंट का जो सिस्टम कांग्रेस के अंदर प्रिवेल करता था, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव सीन के कांग्रेस के अंदर कभी भी फैक्शनलिज्म को डिस्करेज नहीं किया गया, बट कांग्रेस एनकरेज्ड फैक्शनलिज्म, और फैक्शनलिज्म को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता था। एंड द कांग्रेस पार्टी वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ टॉलरेंस, है ना। तो इसमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि नहीं किसी अलग सोच अगर है किसी की तो उसको सप्रेस किया जाए, उसको पार्टी से निकाल दिया जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। इट वाज नथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये था, फैक्शनलिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया गया था। तो इससे भी क्या हुआ, डेमोक्रेटिक सेटअप को स्टैब्लिश होने में हेल्प मिलता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जहाँ पर प्लुरैलिटी है, प्लुरैलिटी को जहाँ पर सप्रेस नहीं किया जा रहा है, दैट इज डेमोक्रेटिक। जहां पर सब कुछ एक जैसा हमको नजर आता है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब एकदम एक जैसा है, किसी भी तरह का ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। इसका मतलब वहां पे कुछ गड़बड़ है, सप्रेशन है। तभी तो एक साथ सब कुछ नजर आ रहा है, एक जैसा सब कुछ नजर आ रहा है, सप्रेशन है ना। तो जब भी हम प्लुरैलिटी जहां पर भी दिखती है, जिस सोसाइटी में हमें प्लुरैलिटी नजर आती है, वो डेमोक्रेसी है। तो ये प्लुरैलिटी हमको कांग्रेस के अंदर नजर आती थी, और जब कांग्रेस का डोमिनेंस हुआ तो ये प्लुरैलिटी जो है वो पूरी कंट्री में नजर आने लगी, उसको रिप्रेजेंटेशन मिला, है ना। तो फैक्शन और टॉलरेंस वाली जो इसकी नेचर है वो इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन बना, जिसके लिए हम कहेंगे कि कांग्रेस के डोमिनेंस के कारण ही डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने में बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। अगर कांग्रेस का डोमिनेंस नहीं हो पाता इस तरह का, तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने में भी हमें परेशानी आती। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉलरेंस एंड
मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन, ठीक है, फैक्शंस, ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन विच केम इन द ईयर 2013 ऑल इंडिया, और दिल्ली में भी दिल्ली 2010 में आया है। द क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेट अप एंड हु वाज इट्स फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क में भी आ सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। तो इस तरह की ये दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चंस जिसमें कि आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द फैक्ट्स, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आसान ज्यादा होते हैं बिकॉज इसमें आपको सिर्फ मेमोरी की जरूरत है, इसमें आपको किसी तरह के अंडरस्टैंडिंग की नीड नहीं होती है ना। तो इस तरह के जो भी फैक्ट्स वाली चीजें हैं वो सभी आपको याद होनी चाहिए, और अभी आपके पास टाइम है, यू कैन मेमोराइज इट। सो दोनों तरह के आंसर्स हमें प्रिपेयर करना है, एक तो फैक्चुअल हो गया जिनमें फैक्ट्स आपको याद करने हैं, और दूसरा हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल जिनमें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें, है ना। तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया set up? Who was its first chief election commissioner? है ना। तो इसमें क्या होगा कि कब ये सेटअप हुआ, इट वाज सेटअप इन द ईयर 1950 एंड द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सुकुमार बोस, है ना, सुकुमार सेन, नॉट बोस, सुकुमार सेन इज द फर्स्ट CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज मेंट बाय वन पार्टी डोमिनेंस इन द, जस्ट वेट अ मोमेंट, यहाँ पर हमें ऑल इंडिया 2013 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है, ऑल इंडिया 2013 एंड दिल्ली 2010, और ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, and now the next question is what is meant by one party dominance in the Indian context? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको वन पार्टी डोमिनेंस बताना है, तो इसमें आपको ये देना होगा कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, एंड इन स्पाइट ऑफ दिस मल्टी पार्टी सिस्टम, when we analyze the results of the first 3 general elections, what we find that there was one party dominance, and in this answer you will have to give data also, like फर्स्ट इलेक्शन में कितना कांग्रेस को सीट मिला, सेकंड में कितना मिला और थर्ड में कितना मिला, ये देते हुए तब आप बताएंगे कि हाँ ये सिंगल पार्टी डोमिनेंस वाज देयर, वन पार्टी डोमिनेंस वाज देयर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन। The question is, what is meant by one party dominance
इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, है ना। आंसर क्या होगा कि मल्टी पार्टी सिस्टम वॉज देयर, है ना। And in spite of this multi-party system, when we analyze the result of first 3 general elections, what is the result of first 3 general? पहला इलेक्शन का क्या रिजल्ट है? 364 कांग्रेस को, है ना। दूसरा इलेक्शन का अगर रिजल्ट हम देखें तो क्या देखते हैं कि इन 1957 जबकि सेकेंड जनरल इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस को मिली 371 सीट्स। एंड जब थर्ड इलेक्शन होता है, दिस इज सेकेंड, है ना, सेकेंड इलेक्शन, ये फर्स्ट इलेक्शन है, और जब थर्ड इलेक्शन होता है तो कांग्रेस को मिलते हैं 371। तो इसको हम एनालाइज करेंगे तो समझ में आता है कि देयर वाज वन पार्टी सिस्टम, है ना। और इसके अलावे अगर स्टेट इलेक्शंस को भी हम, असेंबली इलेक्शंस को भी अगर हम कंसिडर करेंगे तो हम यही पाएंगे कि असेंबली इलेक्शंस में भी 1967 तक, ये 52 का रिजल्ट है, ये 57 का है, ये 62 का है, 1962 तक जो कांग्रेस का ही डोमिनेंस रहा था ज्यादातर स्टेट्स में। 67 से कंडीशन खराब होनी शुरू हुई थी, इसलिए उसको फोर्थ इलेक्शन को नहीं कंसिडर करते हैं हम लोग। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन को और फर्स्ट 3 असेंबली इलेक्शंस को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें ही कांग्रेस का डोमिनेंस जो है वो पूरी तरह से नजर आता है और 67 से कंडीशन खराब होने लगती है। तो ये जो आपका चैप्टर है ना, इट इज ओनली कंसर्न विद द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, उसके रिजल्ट को वो डिस्कस करता है। उसके बाद जब ये 5th चैप्टर में फिर से जब ये चीजें आती हैं तो हम लोग उसके आगे का करते हैं 1962 के इलेक्शन के बाद की जो मेजर इंसिडेंट्स हैं उसको लेते हुए फिर चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे।